अभी तक हम लोगों ने जो टैली में सीखा था वो ये सीखा था कि किस तरह से हम किसी भी लेजर को टैली में इंट्रोड्यूस करते हैं। टैली से जान पहचान बढ़ाने की बातचीत चल रही थी अभी तक, तो उसमें हमने लेजर क्रिएशन भी सीखा था, उसमें हमने ग्रुप्स की थ्योरी भी पढ़ी थी बच्चों, और ज़रूरत पड़ने पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा ग्रुप्स क्रिएट करना भी सीखा था बच्चों। हाँ ना बोलो। हम लोगों ने सिंगल सिंगल ग्रुप्स क्रिएट करना सीखा था बच्चों। साथ साथ में हमने मल्टीपल लेजर्स और मल्टीपल ग्रुप्स करना भी सीखा था, कैसे क्रिएट करते हैं। हमने अभी तक ये भी सीखा कि किस तरह से हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं, है ना। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग नए साल के अंदर ओपनिंग बैलेंस में किस तरह से डालते हैं। डेबिट क्रेडिट किस तरह से आता है ना। किन 3 जगहों पे हमको डेबिट और क्रेडिट को चेंज करना पड़ता है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने सीख ली है। इसके अंदर हमको ये भी पता चल गया है कि कौन से 2 लेजर्स टैली में बने बनाए आते हैं, जिसका नाम होता है कैश और P&L लेजर। ये दोनों बने बनाए आते हैं, इनको हमको सिर्फ ऑल्टर करना होता है। मैंने आपको लेजर को सुधार करना मतलब ऑल्टर करना या एडिट करना भी सिखाया, और किसी लेजर की ज़रूरत ना हो तो उसको डिलीट करना भी सिखाया है बच्चों। तो बच्चों ये सब माथापच्ची हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने जब 11वीं कक्षा में अकाउंटिंग पढ़ी थी तो हमारी अकाउंटिंग की जो प्रथम चरण था, ये जो फर्स्ट स्टेप थी अकाउंटिंग की, वो थी जर्नल एंट्री करना। हाँ ना बोलो बच्चों। जर्नल एंट्री करते थे हम लोग कि ये डेबिट ये क्रेडिट होगा, और तारीख डालते थे हम लोग और अमाउंट डालते थे बच्चों, है ना। एक रफ कॉपी होती थी जिसको जर्नल एंट्री बोलते थे हम लोग, जर्नल बुक बोलते थे, जिसमें सभी एंट्रियाँ होती थी हमारी बच्चों, है ना। तो अब हम लोग हमारी अकाउंटिंग की जो हम लोगों ने 11th में अकाउंटिंग पढ़ी थी उसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। तो अभी तक हमने जो करा है वो क्या था, तो वो टैली का फर्स्ट स्टेप था। समझ में आ गया। अपन क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट होता है ना, कि इस काम को करने के पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो टैली में जब भी हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो टैली का ये कहना था कि भैया जर्नल एंट्री करने के पहले मेरे को इनसे मिला दो। अरे शादी करने के पहले माँ बाप क्या बोलते हैं, लड़की से पहले मिला तो दो, है ना बोलो, है ना। तो वही चीज़ हो गई थी बच्चों। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज हम लोग हर एक एंट्री को सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से टैली के अंदर एंट्रीज पास करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर भी आपको एक चेंज दिखेगा कि आप लोग जो जर्नल एंट्री पास करते थे, जिसको आप लोग डे बुक बोलते थे, है ना। ध्यान रखिएगा कि डे बुक जो है वो टैली के अंदर एक रिपोर्ट की तरह है। किसकी तरह है, रिपोर्ट। मतलब जब आप 11वीं कक्षा में डे बुक बनाते थे तो उसमें डे बुक के अंदर आप एंट्रियाँ करते थे। डे बुक का मतलब होता है जर्नल बुक, है ना। तो उसके अंदर आप क्या करते थे बच्चों, एंट्रीज पास करते थे। टैली के अंदर डे बुक किसकी तरह बिहेव करता है, एक रिपोर्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एंट्रीज कहाँ पास करते हैं, हम लोग एंट्रीज जो है वो वाउचर्स में पास करते हैं। अब वो सब क्या होते हैं हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबको क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं। तो हम लोग वाउचर एंट्री पास करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि वाउचर क्या होता है बच्चों। सबसे पहला सवाल उठ के क्या आता है कि वाउचर क्या होता है, मतलब जिसमें हम एंट्री पास कर रहे हैं वो चीज़ है क्या, है ना। तो बच्चों वाउचर जो होता है किसी भी धंधे के किसी भी लेन देन का लिखित प्रमाण होता है, रिटन प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय बिजनेस। हाँ ना बोलो। बिल बुक भी बोल सकते हो सर। नहीं बच्चे, बिल बुक नहीं बोलूँगा मैं, वाउचर बोलूँगा उसको मैं, है ना। कृपया आपने अपने यंत्र को सब साइलेंट कर दें बच्चों, वरना मैं वायलेंट हो जाऊँगा। बच्चों वाउचर क्या होता है, वाउचर एक लिखित प्रमाण होता है धंधे के किसी भी लेन देन का। अब हमारे एक विद्यार्थी ने ये बोला है कि भैया इसको बिल बुक भी बोल सकते हो। तो बच्चों बिल बुक जो होता है ना वो सिर्फ सेल्स के वाउचर के लिए कहलाता है, जिसमें आप बिल बनाते हो ना, माल बेचते वक्त जो आप बिल बनाते हो, सेल्स के बिल बनाते हो, उसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, बिल बुक बोलते हैं। समझ लो। तो आप जो बिल बुक का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के वाउचर है। कौन से वाले, सेल्स वाउचर के लिए। परंतु हम यहाँ पर एक पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, है ना। तो वाउचर क्या है बच्चों, एक पूरा परिवार है ना। तो वाउचर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि हम धंधे के अंदर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, तो हर ट्रांजैक्शन का एक लिखित प्रमाण हमारे पास में
होता है और एक हमारे दूसरे पार्टी के पास में भी होता है। तो उसकी एंट्रियां, उसका लिखित में जो हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं बच्चों? वाउचर में करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग जब भी माल खरीदते हैं ना, जब भी हम माल खरीदते हैं किसी से, तो उसको परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। परचेज वाउचर एक अलग कॉपी है, उस कॉपी का नाम क्या है? सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ उस कॉपी के? परचेज वाउचर। तो उस कॉपी के अंदर जितनी भी एंट्रीज पास होंगी वो सब किससे रिलेटेड होंगी? परचेज से रिलेटेड होंगी बच्चों। क्लियर है ना आपको मेरी बात? उसके बाद में हमारी एक और कॉपी आती है, इसका नाम होता है बिल बुक या सेल्स वाउचर। तो उस कॉपी के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ किन किन पार्टियों को हमने माल बेचा। एक और कॉपी का नाम होता है रिसिप्ट, हम लोग उसको देसी भाषा में बोलते हैं रसीद कट्टा, है ना। तो रसीद कट्टा क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी को पैसा लेते हैं, हम जब भी हमारे किसी पार्टी से पैसा लेते हैं तो उसको लिखित प्रमाण एक देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रसीद, है ना। तो वो सब कहाँ मिलती है हमको बच्चों? रिसिप्ट वाउचर। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सेल्स के बिल को आप एक रसीद की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप सेल्स के बिल को एक परचेस की बिल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? पॉइंट एक बात का ध्यान रखना, हम हमारी बुक्स की बात कर रहे हैं। आप ये मत बोलना कि सर हाँ अपन अगर सप्लायर की तरफ से देखें तो उसके लिए सेल्स हो गया पर हमारे लिए परचेस हो गया, या आप अपने कस्टमर को जब बेचोगे तो आपके कस्टमर के लिए तो परचेस हो गया। नहीं, हमारी अकाउंटिंग में कहावत चलती अपनी अपनी दो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमको सिर्फ हमारी बुक्स देखना है, हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं हमको सिर्फ हमारी बुक्स देखना है बच्चों, है ना। तो बच्चों जो वाउचर्स में कैटेगरीज डिफाइंड है, मतलब कितने प्रकार में वाउचर्स को डिवाइड किया गया है, वो 3 प्रकार दिख रहे हैं। एक है अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर और तीसरा है पेरोल वाउचर्स। बच्चों अकाउंटिंग वाउचर पूरा लेवल 1 में सीखेंगे हम लोग, इन्वेंट्री वाउचर हमारे लेवल 2 में सीखेंगे और पेरोल वाउचर्स हम लोग लेवल 5 में सीखेंगे, हाँ ना बोलो? ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अकाउंटिंग वाउचर्स बच्चों। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें हम लोग अकाउंटिंग का हिसाब किताब रखते हैं। अकाउंटिंग का हिसाब किताब में क्या क्या आ गया? परचेस का आ गया, सेल्स का आ गया, पेमेंट का आ गया, रिसिप्ट का आ गया, ये है ना, कॉन्ट्रा का आ गया। कॉन्ट्रा क्या होता है मैंने बताया ही नहीं, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा उसको मैं, है ना। ये सब चीज़ आ गई। इन्वेंट्री में क्या क्या आ गया कि भैया डिलीवरी नोट देना है, वो गेट पास बनाना है, माल रिजेक्शन का एक वो वाउचर पास करना है, कितना माल प्रोडक्शन में गया, कितना कंजम्पशन हुआ कच्चे माल का, कितना पक्का माल तैयार हो गया है, इन सब का रिपोर्टिंग कौन करता है? इन्वेंट्री वाउचर करेगा। पेरोल वाउचर क्या करता है? अटेंडेंस लगाना कि कौन कितने दिन प्रेजेंट था, उसके बाद में किसको कितना बोनस देना है ना, किसकी कितनी सैलरी बन रही। तो ये सब चीज़ें जो होती है बच्चों क्या होती है? पेरोल वाउचर्स में आती हैं। तो अभी हमको सिर्फ फोकस में एक ही चीज़ रखना है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अब बच्चों अकाउंटिंग वाउचर्स के इतने सारे बच्चे हैं, हम दो, हमारे 8, 4 लाल और 4 नीले, है ना। अभी कलर बाइफर्केशन क्यों आया वो हम नहीं समझेंगे हमको अभी सिर्फ क्या ध्यान देना है कि इनके अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर 8 प्रकार के वाउचर्स होते हैं जो हमको अभी सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समस्या बच्चों? आगे बढ़े, है ना। अब हर एक वाउचर को एक एक करके हम समझेंगे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आता है बच्चों कॉन्ट्रा वाउचर। जब आप लोग टैली खोलते हो तो टैली में आप लोग क्रिएट दबाते थे, ऑल्टर दबाते थे, है ना। तो अब आपने क्या करा, वहाँ पर वाउचर्स के अंदर गए। कहाँ गए आप लोग? वाउचर्स के लिए आपने वी दबाया, गेटवे ऑफ टैली पे आपने वी दबाया, वी फॉर वाउचर्स। तो यहाँ पर ये वाउचर्स का स्क्रीन आपको इस प्रकार से दिखता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में जो एक पट्टा दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लाल कलर का बक्सा बना हुआ है, वहाँ पर आपको सभी अपने अकाउंटिंग के वाउचर्स प्रस्तुत होंगे, है ना बोलो। तो हमको एक एक करके सभी वाउचर्स को हम लोग समझेंगे। अगर आप वाउचर्स की स्क्रीन में हो और अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना है तो आप क्या प्रेस करोगे बच्चों? कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या है? कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट सारे बोलो, क्या F4? कॉन्ट्रा वाउचर का, कॉन्ट्रा नहीं बोलना है बच्चों, कॉन्ट्रा वाउचर बोलना है ना।
कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कॉन्ट्रा क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हम जैसे परचेस की बात करें तो मैंने आपको सिखाया कि परचेस का लेजर भी बनता है, परचेस का ग्रुप भी होता है और परचेस का वाउचर भी है। जब आप आधा बोलोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, परचेस मतलब क्या, परचेस लेजर, परचेस ग्रुप या परचेस वाउचर, तीनों का ही नाम परचेस है। इसलिए हमको यहाँ पर पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ बोलना है बच्चों कि ये क्या हुए, कॉन्ट्रा वाउचर है बच्चों। तो कॉन्ट्रा वाउचर को हम लोग अच्छे से धैर्य से समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत इजी है। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर से हम इस एग्जाम्पल को दोहराते हैं बच्चों। मैंने अपनी एक जेब में से पैसा निकाल कर अपनी ही दूसरी जेब में पैसा डाल लिया। मैंने एक जेब में से पैसा निकाला और दूसरी जेब में डाल लिया। बताओ मैंने कितना पैसा कमाया? 0। मैंने कितना पैसा खर्चा किया? 0। क्यों? पर पैसा एक जेब से दूसरी जेब में तो गया ना। ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो पैसा है जिस कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उसी की ही एक जेब से उसी की ही दूसरी जेब में पैसा गया। अभी दोनों जेबों का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैश अकाउंट और एक होता है बैंक अकाउंट। तो जब एक जेब से दूसरी जेब में जब पैसा डालने की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। आप अपने नगद के गल्ले में से पैसा निकाल कर आप बैंक में डिपॉजिट करके आए, तब अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करोगे, आप किस में डिपॉजिट करोगे? बैंक के करंट अकाउंट में आप डिपॉजिट कंपनी के करंट अकाउंट में आप डिपॉजिट करोगे। हाँ ना बोलो। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं क्या बोलूंगा? कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। नगद का गल्ला भी कंपनी का ही था, नगद का जो गल्ला था वो भी कंपनी का ही था, है ना। और जो बैंक का जो अकाउंट है वो भी कंपनी का ही है। कोई और इन्वॉल्व हो रहा है क्या? ओनर या कोई थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है क्या? यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब कंपनी का एक जेब में से पैसा निकाल कर कंपनी की ही दूसरी जेब में हम पैसा डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है बच्चों? कॉन्ट्रा वाउचर में। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? इसमें विड्रॉल ही रहेगा, सॉरी डिपॉजिट ही रहेगा। नहीं बच्चे, मैं आ रहा हूँ ना अभी आगे। मैंने एक उदाहरण आपको दिया अभी, किसका? कैश डिपॉजिट का। अब इसका ठीक उल्टा भी, विपरीत भी हो सकता है बच्चों, कि अगर मेरे को कैश की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं कंपनी के बैंक अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करके कंपनी के ही नगद के गल्ले में पैसा डाल दूं मैं, तो भी वो किस में जाएगा बच्चों? कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्डिंग होगी। अब इसका तीसरा उदाहरण क्या है बच्चों, कि हो सकता है मेरी कंपनी के 2-3 अलग अलग बैंक अकाउंट हो, है ना। तो मेरे कंपनी के एक बैंक अकाउंट से जब मैंने उसी कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, उसको भी तो मैं कॉन्ट्रा ही बोलूँगा, क्योंकि दोनों ही जेब किसकी है? कंपनी की ही दोनों जेब है बच्चों। तो जब भी हम पैसा कंपनी की एक जेब में से कंपनी की दूसरी जेब में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र के अलग अलग शब्द मीनिंग है यहाँ पर। एक ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कैश डिपॉजिट, है ना, मतलब कैश जो है हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैंक बैलेंस के फॉर्म में। एक और ट्रांसफ़र क्या होता है कि बैंक बैलेंस जो था उसको हमने किस में ट्रांसफॉर्म करवा है? कैश में ट्रांसफ़र करवा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश विड्रॉल। हाँ ना बोलो। और तीसरा ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब हमारे एक बैंक अकाउंट में से हमारे ही कंपनी के ही दूसरे बैंक अकाउंट में, कंपनी के एक बैंक अकाउंट से कंपनी के ही दूसरे बैंक अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, तो उसको भी एक ट्रांसफ़र केस ही बोला जाता है बच्चों। कहीं बाहर वाली पार्टी का कोई लेन देन हो रहा है, कोई हस्तक्षेप हो रहा है, कंपनी का पैसा कंपनी की ही पास है ना बच्चों। इसीलिए ये सब जो एंट्रियाँ होती है ना, घर घर की जो कहानी होती है, वो सब एंट्रियाँ कहाँ पे होती है? कॉन्ट्रा वाउचर में होती है बच्चों। कॉन्ट्रा वाउचर को स्पष्टता से समझ में आ गया आप सबको मेरी बात बच्चों। अगला आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है? कॉन्ट्रा का शॉर्टकट, पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट F5। तो जब भी हम किसी भी पार्टी को पेमेंट करेंगे, जब भी धंधे में से कोई भी पेमेंट होता है, जीएसटी का पेमेंट हो, पार्टियों का पेमेंट हो, फिक्स्ड एसेट्स का पेमेंट हो, किसी भी चीज़ का जब भी कंपनी पेमेंट करेगी तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेगी? वो पेमेंट वाउचर में उसकी रिकॉर्डिंग करेगी वो। हाँ ना बोलो बच्चों। कोई समस्या यहाँ तक? रसीद कट्टा हमारा रिसिप्ट वाउचर। जब भी पार्टी कहीं से भी किसी भी वक्त कैसे भी कोई भी पैसा रिसीव करेगी, कभी भी कंपनी कोई भी पैसा रिसीव कर रही है
तो उसकी एंट्री उसको कहाँ पे शो करना पड़ेगी? रिसिप्ट वाउचर में शो करना पड़ेगी बच्चों। डायरेक्ट इनकम हो चाहे इनडायरेक्ट इनकम, कोई सी भी पैसा आ रहा है ना कंपनी के अंदर तो उसका रिसिप्ट में होगा। डायरेक्ट इनकम है इनडायरेक्ट इनकम है ये ग्रुप डिसाइड करेगा जब आप उस लेजर के साथ रिसिप्ट बनाओगे। अरे रमेश ने पैसा दिया कंपनी में, तो अब रमेश कौन है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कस्टमर है, सप्लायर है, आप जानो, परंतु उसका हिसाब किताब कौन रिकॉर्ड करेगा? रिसिप्ट वाउचर रिकॉर्ड करेगा, है ना? बोलो बच्चों, है ना? जर्नल है, डिस्काउंट मिला है तो बच्चे अपने को वो तो अपने को वो हो गया ना, बेनिफिट हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो ये रिसिप्ट में कहाँ हुआ? पैसा थोड़ी मिल रहा है उसमें डिस्काउंट में, अपने को डिस्काउंट होके बिल मिला है। 100 रुपये का माल था, अपने को 80 रुपये में मिला है। तो आप माल का सेल्स कितने का दिखाओगे? आप सेल्स आप 100 रुपये का दिखाओगे, डिस्काउंट आप कितने का दिखाओगे? 20 रुपये का दिखाओगे। तो उस पर्सन की लायबिलिटी कितने की दिखाओगे आप? 80 रुपये की दिखाओगे, क्योंकि उसको 80 रुपये देने ना हमको। हाँ, अपने को एक्सपेंस कहाँ से हो गया बच्चे? आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। आप थोड़ा सा एक बार माल बेचते टाइम तो डिस्काउंट दिया। हाँ, माल बेचते टाइम अगर मैं डिस्काउंट दिया, आप पहले बोले लिया, अगर माल बेचते टाइम डिस्काउंट दिया तो वो हमारे लिए खर्चा हो गया, परंतु वो चीज़ यहाँ पर हमारे लिए कोई मुद्दा की बात है ही नहीं, है ना? यहाँ पर पैसे की बात हो रही। जब भी पैसा आ रहा है डिस्काउंट में, अगर आप पैसा दे रहे हो तो फिर यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर या पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। पैसे का जब भी हिसाब किताब हो रहा है बैंक बैलेंस में या फिर कैश अकाउंट में, तो फिर रिसिप्ट और पेमेंट जाएंगे, है ना? बोलो, जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो पेमेंट वाउचर में होगा, जब आप किसी से पैसा ले रहे हो तो रिसिप्ट वाउचर में होगा। आपसे मतलब कंपनी। हाँ, किसी भी कंडीशन में अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही बोले। जर्नल बच्चों, जर्नल में क्या होता है ना, सभी प्रकार के एडजस्टमेंट एंट्रियां जो होती है वो सब कहीं में होगी? जर्नल में होती है। एडजस्टमेंट एंट्रियां मतलब मैंने को टेलीफोन का बिल भरना था 1000 रुपये का, मैंने टेलीफोन का बिल भर दिया 1000 रुपये का, है ना? बोलो, पर टेली में गलती से मैंने इलेक्ट्रिसिटी चढ़ा दी। क्या चढ़ा दिया मैंने? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को गलती से मैंने डेबिट कर दिया था, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर वो डेबिट हो गया गलती से तो उसको फिर मुझे क्रेडिट भी करना पड़ेगा, है ना? बोलो। और टेलीफोन जिसका मुझे एक्चुअल में डेबिट करना था, जो खर्चा मेरा एक्चुअल का खर्चा था वो डेबिट हो जाएगा, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये एंट्री कहाँ पास होगी? एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल में होगी, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों आपको मेरी बात? रेक्टिफिकेशन वाली सारी चीज़ें इसमें होंगी बच्चों, है ना? इसके अलावा जीएसटी में जो भी आप एडजस्टमेंट्स करते हो, आईटीसी क्लेम करना, है ना, ये सब चीज़ें जो होगी वो आपकी जर्नल में ही होगी, जो हम लोग अभी आगे जीएसटी टीडीएस में पढ़ेंगे बच्चों। किसका? जर्नल का भी एग्जाम्पल बताया ना बच्चे मैंने, कि जैसे हमको बिजली का बिल भरना, हमको टेलीफोन का बिल भरना था 1000 रुपये का, हमने टेलीफोन का बिल भर दिया, बट टेली में हमने गलती से उसकी एंट्री क्या पास कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। आप इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल भरा ही नहीं हमने, तो गलती से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया था? हमने डेबिट कर दिया था। तो अब जो डेबिट हुआ था उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसको एक्चुअल में डेबिट करना था उसको डेबिट भी करना है हमको एक ही एंट्री में। तो जर्नल वाउचर में जाके हम लोग क्या करेंगे? टेलीफोन अकाउंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट क्रेडिट, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी पहले डेबिट हुआ था तो क्रेडिट हो गया, और एक्चुअल में किसको डेबिट करना था? हमको टेलीफोन को, तो टेलीफोन डेबिट भी हो गया इस एंट्री में। तो ये एंट्री पास कहाँ होगी? ये एंट्री पास होगी जर्नल में बच्चे। मतलब जैसे जर्नल में रहा तो उसके अंदर अल्टर नहीं हो सकता, जैसे अपन से गलती हो गई तो उसमें? हाँ, अल्टर हो सकता है, परंतु क्या हम ऐसी एंट्रियों की बात कर रहे हैं जहाँ पर जीएसटी के एडजस्टमेंट्स होते हैं। इनकम टैक्स आप सरकार को एडवांस दे चुके हो, आप इनकम टैक्स सरकार को एडवांस दे चुके हो। अब सरकार बोल रही लाओ मेरे को 1 लाख रुपए, तो आप सरकार को बोल रहे हो कि भैया 80,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो आप बोलोगे ना कि भैया 1 लाख में से 80,000 रुपये हटा के सिर्फ 20,000 रुपये हमसे ले लो। तुम सरकार को आप क्या बोलोगे? 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपये हटा के सिर्फ 20,000 रुपये मेरे से ले लो। तो वो कहाँ बोलोगे? वो जर्नल में बोलोगे आप। सरकार को क्या समझाओगे आप? भैया आपको देने का कितना था? 1 लाख रुपया, आपको एडवांस कितना दे चुका था मैं? 80,000 रुपया, तो अब कितना बच रहा है? बस 20,000 रुपये। तो सरकार बोलेगी कैसे? तो आपको उसको जर्नल में बताना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। नॉन कैश एडजस्टमेंट एंट्रीज। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, जैसे आपने यहाँ पर जब सरकार को आपने बोला कि भैया मेरे को इतना पैसा आपको देना है, इतना पैसा आपसे लेना है, मतलब 1 लाख रुपये आपको देना है, 80,000 रुपये को आपको देना है, हाँ ना? बोलो। ठीक है, तो ये आपने क्या कर रहे हो? टैक्सेस के एडजस्टमेंट कर रहे हो आप। किसके एडजस्टमेंट कर रहे हो आप? टैक्सेस के एडजस्टमेंट कर रहे हो आप। जैसे मेरा एक स्टूडेंट आया,
मुझे बोलता कि बोले सर मैं टैली की फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, मैं टैली की फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, पर मेरे को है ना ये चीज़ बहुत अच्छी से आती है, तो आप मेरे को आपके पे नौकरी पर रख लो 5,000 रुपये महीने की, तो मैं 2 महीने में आपको क्या कर दूंगा, आपकी फ़ीस चुका दूंगा मैं आपके पे नौकरी करके, है ना बोलो। तो ये एंट्री कहाँ लिखोगे आप, उसकी लायबिलिटी, उसका बिल तो बनाओगे सेल्स का, पर उसका पेमेंट जो है किससे सेटल करोगे आप, उसकी सैलरी से। तो सेटलमेंट कहाँ होगा, वो जर्नल में होगा। अभी दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल का एक और काम, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेस या सेल करते हो, फिक्स्ड एसेट्स परचेस सेल करने की एंट्री अभी हम कहाँ करेंगे बच्चों, जर्नल में करेंगे, क्योंकि परचेस और सेल्स वाउचर में हम लोग सिर्फ जिसका व्यापार करते हैं सिर्फ वही एंट्रियां पास करेंगे। जैसे मैंने कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है मेरा, तो मैं कंप्यूटर जब भी खरीदूंगा तो उसकी एंट्रीज कहाँ पास करूंगा, परचेस वाउचर में पास करूंगा, और जब भी मैं उस कंप्यूटर्स को बेचूंगा तो किसमें पास करूंगा, सेल्स में। पर मेरे ऑफिस के लिए जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो उस फर्नीचर खरीदने की एंट्री कहाँ पास करूंगा मैं, जर्नल में। और फर्नीचर खरीद के अगर मैंने गलती से बेच दिया, किसी कारणवश मैंने उस फर्नीचर को बेच दिया, तो उसकी फर्नीचर बेचने की एंट्री कहाँ करूंगा मैं, जर्नल में करूंगा, क्योंकि मेरी फिक्स्ड एसेट्स थी बच्चों ये। जी सर। इसका मैं फर्नीचर का व्यापार करता हूँ क्या, नहीं, मेरा व्यापार क्या था, कंप्यूटर का था बच्चों। तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स परचेस या सेल होती है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पास करेंगे बच्चों, जर्नल में करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की बच्चों। जो फिक्स नहीं रहेगी उसकी तो बेटा परचेस सेल में हो ही रही ना, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होती है। हमने ग्रुप्स की शीट में पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है। जिनका व्यापार करते हैं वो तो हमारे लिए करंट एसेट्स होती है ना, स्टॉक इन हैंड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड किस में जाता है, करंट एसेट्स में। तो पैसे आएंगे तो उसको रिसीट में नहीं डालेंगे। नहीं, एक सेकंड, आपने फिक्स्ड एसेट्स बेची है ना, तो आपने कैश में बेची। फॉर एग्जांपल आपने कैश में फर्नीचर बेचा 1,000 रुपये का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश है, तो जर्नल एंट्री में ही पास करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री है। रिसिप्ट, पेमेंट, परचेस, सेल्स, जिसका व्यापार करते हो उन्हीं की इसमें एंट्रीज पास करोगे आप लोग, ठीक है। कभी कभी आपने माल बेच दिया परंतु उसका पैसा नहीं आया, तो उसकी एंट्री कहाँ पास करोगे आप, जर्नल में करोगे। फिर जब उसका पैसा आ जाएगा तो उसकी भी जर्नल में रिकॉर्डिंग करोगे आप लोग। नहीं समझे बच्चे लोग, समझ गए सर, जो बेचेंगे वो जो पैसा मिलेगा वो जर्नल फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की ना? फिक्स्ड एसेट्स का जो भी हिसाब किताब रहेगा वो कौन करेगा बच्चों, जर्नल वाउचर करेगा। बाकी जिसका हम व्यापार करते हैं उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट बच्चों, ठीक है। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। उसका पैसा नहीं आया तो वो तो अभी लाइबिलिटी में है ना बेटा। अभी जैसे हमने आपका सेल्स का बिल बना दिया कि भैया आपने भी 10,000 रुपये का हमसे सर्विस ले रहे हो आप, पर आपका पैसा तो 4,000 रुपये आया ना, अभी तो आपका दूसरा बाकी के 6,000 रुपये कहाँ है, तो एंट्री कहाँ करेंगे उसकी। अभी हमने तो सिर्फ 4,000, पहले एक सेल्स का बिल बना दिया आपको 10,000 के नाम पे आपका, और एक 4,000 का हमने आपका रिसिप्ट बना दिया कि भैया आपसे 4,000 रुपये आ चुके, तो ऑटोमेटिकली 10,000 में से 4,000 के कितने बच्चे आपके, तो आपके आउटस्टैंडिंग में देखेगा 6,000 रुपया। नहीं समझा, नहीं समझा, क्या नहीं समझ में आया। मैंने तुम्हारा सेल्स का बिल बना दिया 10,000 रुपये का, तुमने अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की दी है, 4,000 रुपये की दी, तो मैंने तुमको रिसिप्ट बना कर दे दी हाथों हाथी, है ना। अब ये बताओ कि मेरी बुक्स में तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, अपने आप ही आएगा ना 6,000 रुपया, क्योंकि तुम्हारा बिल कितने का बना हुआ है, 10,000 रुपये का बना हुआ है बिल, और तुमने पैसा अभी तक तुमसे कितना लिया है मैंने, 4 रुपये, तो तुमसे कितना लेना बकाया है मेरा, 6,000 रुपये। तो यही तो अकाउंटिंग है हमारी, अरे यही तो अकाउंटिंग है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आप समझ पाओगे, देख पाओगे। तो 6,000 रुपये कब दे रहे हो तुम, आएंगे मतलब क्या, तो किडनी बिकी नहीं क्या अभी तक तुम्हारी, हैं बच्चों। जर्नल समझ में आ गया आप सबको। सेल्स वाउचर, जब भी हम व्यापार संबंधित माल की बिक्री करते हैं, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं, तो उसकी एंट्रीज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, सेल्स का शॉर्टकट क्या होता है, F8। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट, कॉन्ट्रा का शॉर्टकट, पेमेंट का, रिसिप्ट का, जर्नल का, कॉन्ट्रा का, F8 नहीं बोलना, कॉन्ट्रा का F4 है और सेल्स का F8, है ना बच्चों। आगे बढ़े। इसके अलावा आप बोलोगे कि सर परचेस रिटर्न का कहाँ है हिसाब किताब, सेल्स रिटर्न का हिसाब किताब कहाँ है,
ये सब जो वाउचर्स होते हैं बच्चों, ये सब अदर वाउचर्स के अंदर आपको दिखेंगे। कौन कौन से? कई सारे हैं, अब आप खोलेंगे तो दिखेंगे सारे, है ना। अदर वाउचर्स दिख रहे हैं बच्चों। जैसे आप F10 अदर वाउचर्स के अंदर दबाते हो तो देखो ये कई सारे वाउचर्स और भी आ गए। जैसे क्रेडिट नोट आ गया, जैसे क्रेडिट नोट आ गया, जैसे एक और डेबिट नोट दिख रहा है आपको, है ना, बोलो। तो बच्चों क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है हमारे सेल्स रिटर्न के लिए। क्रेडिट नोट के 3 काम होते हैं। पहला काम, उसका जो सबसे बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि जो भी माल बेचा हमने, और जब वो बेचा हुआ माल वापस आ जाए हमारे पास में, तो हम क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। मतलब मैंने 100 रुपये का माल बेचा था, पार्टी ने उसमें से 20 रुपये का माल वापस भेज दिया, तो पार्टी की लायबिलिटी कितनी की है अभी? 100 रुपये की है, क्योंकि मैंने कोई एंट्री पास करी नहीं अभी। तो मेरे को अपने बुक्स में क्या पास करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट पास करना पड़ेगा कि 20 रुपये का माल इस पार्टी ने वापस भेज दिया है। तो अब उस पार्टी की लायबिलिटी कितनी की हो जाएगी? 80 रुपये की हो जाएगी। समझ में आया मेरी बात? इसलिए आपको सेल्स रिटर्न की जो एंट्री पास करना होती है, तो वो आपको कहाँ पास करोगे आप लोग बच्चों? क्रेडिट नोट वाउचर में पास करोगे आप लोग। क्लियर है आपको मेरी बात? परचेस में आप लोग क्या करोगे बच्चों? जो भी आप व्यापार के लिए माल खरीदोगे, तो वो सारी एंट्री आप कहाँ पास करोगे बच्चों? परचेस में पास करोगे। इसके अलावा फिर आता है डेबिट नोट। परचेस रिटर्न के लिए क्या यूज होता है? डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट के लिए आपको शॉर्टकट क्या दिख रहा है? Alt+F5। तो डेबिट नोट खोल के आप वो एंट्री पास कर सकते हो। सर रिटर्न का हो रहा है ना? हाँ, परचेस रिटर्न का है। रिटर्न और सेल्स का। हाँ, क्रेडिट नोट इज फॉर सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट इज फॉर परचेस रिटर्न। है ना, बोलो बच्चों। सबको समझ में आया इतना मेरी बात? किसी को कोई समस्या यहाँ तक? रिटर्न का F10 में आ गया ना, अदर वाउचर्स में। हाँ, परचेस और सेल्स का। हाँ, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न का F10 के अंदर आता है। या फिर आप शॉर्टकट याद कर लो आप इसी कि डेबिट नोट का होता है Alt+F5, है ना, और सेल्स रिटर्न का होता है Alt+F6। तो आप बाहर से भी अगर डायरेक्ट Alt+F6 दबाओगे तो अंदर आपको F10 में जाने की जरूरत नहीं है। Alt+F6 दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट नोट वाउचर खुल जाएगा। है ना, बोलो बच्चों। कोई समस्या है तक? हमने कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़े बच्चों? परचेस, परचेस रिटर्न। परचेस का शॉर्टकट क्या है? F9। परचेस का शॉर्टकट क्या है? तो परचेस रिटर्न का शॉर्टकट क्या हो गया? Alt+F5। है ना। सेल्स का शॉर्टकट? Alt है ही नहीं सेल्स में। सेल्स में सिर्फ F8 है। और सेल्स रिटर्न में Alt+F6। पेमेंट के लिए F5 है। पेमेंट के लिए F5। रिसिप्ट के लिए F6। कॉन्ट्रा के लिए F4। जर्नल के लिए F7। समझ में आ गया सबको मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं आता बच्चों? अब बच्चों हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शंस को ध्यान से समझ रहे हैं। परचेस ट्रांजैक्शन, तो अभी आप कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा वाउचर ओपन है? तो आप देखोगे वो ऊपर एक पट्टा लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में, वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? परचेस। ब्लू कलर की लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है? परचेस। तो इसका मतलब आप कौन से वाउचर में हो? परचेस वाउचर में हो। ठीक है, हाँ ना, बोलो बच्चों। ठीक, तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ को करना। तो वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल कैसे करना है बच्चों अपने को। अभी तक यहाँ तक सब किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ? सबको अभी तक सब कुछ अच्छे समझ में आ गया है बच्चों? हाँ, कॉन्ट्रा का क्या बताओ? सर थोड़ा सा हो रहा है। देखो कॉन्ट्रा में क्या होता है? कॉन्ट्रा में क्या होता है? जब भी हम सिर्फ 2 चीज़ों में बात कर रहे हैं, एक कंपनी का बैंक अकाउंट और एक होता है कंपनी का ही कैश अकाउंट। जब हम कंपनी के कैश अकाउंट में से पैसा निकाल कर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डिपॉजिट, तो उसको हम लोग कौन से वाउचर में करेंगे बच्चों? कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई परचेस है क्या? क्या ये कोई सेल्स है? क्या ये रिसिप्ट है? रिसिप्ट कब होती है? जब हम थर्ड पार्टी से पैसा रिसीव हो रहा है हमको। तो बैंक में जमा करना। हाँ, किसी थर्ड पार्टी से रिसीव हो रहा है क्या हमको पैसा? किसी थर्ड पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं क्या? बैंक अकाउंट हमारा ही है ना? अरे हमारी बैंक अकाउंट है ना, कैश अकाउंट भी हमारा ही है ना। तो फिर जब हमारी ही एक जेब में से, जब मैंने वही बोला था कि जब मैं अपनी जीन्स की एक जेब में से कैश निकाल के अपनी ही जेब में दूसरी जेब में पैसा डालता हूँ, तो बताओ इसमें कहाँ रिसिप्ट हुआ, कहाँ पेमेंट हुआ, कहाँ परचेस हुआ, कहाँ सेल्स हुआ, है ना।
तो ऐसी एंट्रीज को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का ही लेन देन समझ सकते हैं। लेन देन तो हो ही नहीं रहा ना बेटा, हाँ, वो केस टू केस कंपनी का ही ट्रांसफर के आप कैश ट्रांसफर आप समझ सकते हो आप, है ना, कि कैश ट्रांसफर हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश विड्रॉल हो रहा है, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, कंपनी के ही एक बैंक अकाउंट से उसी कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट में। ठीक है। आप समझ लो मैं ओनर हूँ, मेरी दो कंपनियां हैं, एक है टैली की और एक है एक्सेल की, मेरी दो अलग अलग कंपनियां चला रहा हूँ मैं। तो मेरी टैली की कंपनी ने जब एक्सेल की कंपनी को पैसा भेजा 1 लाख रुपया, तो ये कॉन्ट्रा में जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी अलग अलग है बच्चों, हमको ओनर से कोई मतलब नहीं, कंपनियां अलग अलग है। तो जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पेमेंट वाउचर में जाएंगी। समझ में आ गया आपको मेरी बात? पर मेरी ही टैली की कंपनी में से पैसा निकाल कर मैंने एक अपने कैश अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर लिया, तो ये कॉन्ट्रा में जाएगा, क्योंकि कंपनी एक ही है बच्चों। हम ओनर की बात कर ही नहीं रहे, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, इनकम टैक्स भी, जैसे मेरी जो टैली की कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो टैली की कंपनी ही पे करेगी, जो एक्सेल की कंपनी का इनकम टैक्स है वो एक्सेल की कंपनी ही पे करेगी। वो ऐसा नहीं कि एक ही ओनर है तो टैली से पे करवा दूं मैं, ऐसा नहीं होता है। टैली ने कितना बिजनेस किया है इस साल, उसका इनकम टैक्स का रिपोर्ट अलग फाइल होगा, और एक्सेल का जो इनकम टैक्स है वो अलग फाइल होगा, और ओनर ने इंडिविजुअल लेवल पे क्या उधम मचाई है उसका अलग इनकम टैक्स फाइल होगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो ओनर और बिजनेस को दोनों को अलग अलग रखा गया है। नहीं समझा बच्चों? समझ गया। है ना? और अगर प्रोपरेटर फर्म है, मतलब दो जिसमें एक जान, प्रोपरेटर फर्म होती है ना, सिंगल सोल प्रोपरेटरशिप, तो दो जिसमें एक जान वाली बात हो गई है कि दिख दो चीजें रही पर है एक ही, मतलब दोनों का इनकम टैक्स भी एक ही फाइल होगा फिर, क्योंकि प्रोपरेटर फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में तो फिर पार्टनर्स का भी अलग इंडिविजुअल फाइल रिपोर्ट होगा, और जो फर्म है उसका अलग रिपोर्ट फाइल होगा। क्या लाइक इनकम टैक्स ही है, कोई भी टैक्स है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दी है, हाँ, अपन वो सब चीज़ें इनकम टैक्स में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, हाँ, वो हम सब इनकम टैक्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने पहले जब आपको समझाया था तो आपको ये सब एग्जांपल्स नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कंफ्यूज हो गए। अभी हम टैक्सेशन पे आए नहीं, टैक्सेशन लेवल 3 में जब डिस्कस करेंगे तो हर चीज़ के इफ्स बट्स और अलग अलग कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल, कौन सी कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं। ये सब हमारे टैक्सेशन वाले लेवल का पार्ट है बच्चों। अभी सबको समझ में आ गया क्या यहाँ तक? किसी को कोई समस्या तो नहीं? खत्म करें आज का थ्योरी चैप्टर अपन।